अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। करंट वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज। सब सेक्शन 1 इसका कहता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग नेट लायबिलिटी ऑफ ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स द ड्यूटी ऑलरेडी पेड ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड यूज डायरेक्टली एज इनपुट goods for the manufacture or production of such goods shall be deducted from the amount of duty calculated on such goods। इसका मतलब ये है कि वो गुड्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मौजूद हैं उनके ऊपर अगर आपने कोई ऑलरेडी ड्यूटी पे कर दी है, यानी ड्यूटी पे करने का मतलब है कि आपने इनपुट टैक्स जो है वो पे कर दिया है और उन गुड्स का आपने फर्दर मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन की है। ठीक है, तो जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है बेसिकली वो आप क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेटेड ऑन सच गुड्स। ठीक है, तो बेसिकली हो ये रहा है कि इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गुड्स हमें बताई गई हैं, लिस्ट की गई हैं, उनके ऊपर आपने जो इनपुट टैक्स पे किया है वो आप डिडक्ट कर सकते हैं उनकी सप्लाई के ऊपर जो आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया है या आपने रिसीव किया है उसमें से। देयरफॉर आउटपुट टैक्स लेस इनपुट टैक्स आपके पास नेट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज अंडर सब सेक्शन 1 शेल बी एडमिसिबल ओनली इफ़। अब सब सेक्शन 2 जो है बेसिकली वो हमें कुछ कंडीशंस बता रहा है कि किस कंडीशन के अंदर जो आपकी इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है वो अलाउड होगी। तो यहाँ पे कंडीशन में कहता है कि इफ़ ओनली इफ़ अ पर्सन इज़ रजिस्टर्ड, यानी पर्सन को रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट के अंदर, फेडरल एक्साइज एक्ट में, होल्ड्स अ वैलिड प्रूफ, यानी उसके पास प्रूफ हो किस चीज़ का, टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ पेड द प्राइस ऑफ गुड्स परचेज बाय हिम इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। यानी जो गुड्स उसने परचेज की हैं उसका प्रूफ होना चाहिए और उसकी प्राइस को पे कर देना चाहिए, यानी प्राइस ऑलरेडी पेड हो और उसके अलावा अमाउंट ऑफ ड्यूटी भी पे होनी चाहिए। और उसके बाद ये कहता है कि एड रिसीव द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। यानी वो गुड्स उसने आगे जो सेल की हैं, मतलब जिसके ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया होगा, तो उसकी प्राइस और उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ ड्यूटी बन रही है वो भी उसने रिसीव कर ली हो थ्रू बैंकिंग चैनल्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। यानी बैंकिंग चैनल के ज़रिए लियो, इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट भी हमारा बैंकिंग चैनल का ही पार्ट है। वेदर थ्रू क्रेडिट कार्ड और अदरवाइज, या तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हो सकता है या अदरवाइज में आप डेबिट कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2A आता है, फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज अंडर सब सेक्शन 1 shall be admissible only if the supplier of input goods and services has declared such supply in his return and he has paid the amount of tax due as indicated in his return। यहाँ पे एक और कंडीशन है, वो ये है कि जिस सप्लायर के बारे में आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपने इनपुट टैक्स पे कर दिया है, उस सप्लायर ने अपने रिटर्न के अंदर क्या कहते हैं, टैक्सेबल सप्लाई को बताया गया हो, डिक्लेयर किया हो। यानी आप कहते हैं कि मैंने मिस्टर ए से गुड्स परचेज़ की हैं और उसके ऊपर मैंने 100 रुपये की ड्यूटी पे की है, जो कि आप एज एन इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं। तो मिस्टर ए ने जो है वो अपने आउटपुट टैक्स के अंदर ये चीज़ मेंशन की हो, अपने रिटर्न में ये चीज़ बताई हो कि मैंने मिस्टर बी को 100 रुपये की ड्यूटी के एवज़ और इतनी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं। यानी दोनों चीज़ें जो हैं सप्लायर और बायर की वो कॉरोबरेट होनी चाहिए। अनटिल अनलेस अगर ये दोनों चीज़ें कॉरोबरेट नहीं है तो जो आपका इनपुट टैक्स है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते और वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। 2A कहता है कि नॉट वेट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर द बोर्ड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मे इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेस्टेज ऑफ मटीरियल ऑन विच इनपुट टैक्स हैज़ बीन क्लेम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और क्लास ऑफ गुड्स। यहाँ पे बोर्ड के पास इख्तियार मौजूद है कि वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है उन गुड्स के ऊपर कि जो आपने जिनके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन वेस्टेज। ठीक है, तो वो गुड्स जिनके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया है, यानी आपने बोर्ड से और फेडरल गवर्नमेंट से एक फ़ायदा तो ले लिया है, लेकिन उसके बाद आप उन गुड्स को वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, आप पूरा टैक्सेबल सप्लाई की जो एक सप्लाई चेन चल रही है उसको कंप्लीट नहीं करते। तो देयरफॉर सब सेक्शन 2A-B के अंदर बोर्ड के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो क्या कर सकता है कि उन गुड्स की जो वेस्टेज है या जिसको आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे कि आपने जिन गुड्स की इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया है उनको आपने टैक्सेबल सप्लाई का ही पार्ट बनाना है, यानी कस्टमर को ही बेचना है, आप उनको वेस्ट नहीं कर सकते। सबसेक्शन 3 ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट disallow or restrict the whole or part of the amount of or otherwise regulate the adjustment of duty in respect of any goods or class of goods।
बेसिकली जिस तरीके से आपको ऊपर जनरल प्रोविजंस बताई हुई हैं सारी कि इन तमाम गुड्स के अंदर आप जो है इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में होना चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस मीट करने के बाद आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया। लेकिन सबसेक्शन 3 ये कहता है कि बोर्ड के पास ये इख्तियार भी मौजूद है कि वो उस इनपुट टैक्स को डिसअलाउ भी कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब आपको पूरा इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाज़त नहीं होगी, या तो होली या मतलब आप पूरा ही नहीं कर सकते, और पार्ट ऑफ अमाउंट मतलब कि अगर 100 रुपये आप इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं तो फेडरल बोर्ड नोटिफिकेशन के जरिए कह सकता है कि आप 100 नहीं बल्कि आप 50 कर सकते हैं या 40 को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और अदरवाइज रेगुलेट दी एडजस्टमेंट मतलब कि उस एडजस्टमेंट को रेगुलेट भी कर सकता है, मीन्स कि उसके अलावा उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के ऊपर कोई प्रोविजंस भी लेकर आ सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें बोर्ड के अख्तियार में होती हैं, और वो जो पावर है बोर्ड का वो सब सेक्शन 3 में मिल रहा है इसको, ठीक है। सेक्शन 6 और सब सेक्शन 3 में ये इख्तियार मिल रहा है कि इनपुट टैक्स से रिलेटेड कोई भी अगर डिसअलाउ करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, या उसकी जो रेगुलेशन लेकर आनी है वो सब सेक्शन 3 के तहत होगी। सो आई होप कि आपको सेक्शन 6 जो है वो क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 7 डील करता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जिस तरह आपको मैंने बताया था कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर कुछ गुड्स ऐसी हैं सेकंड शेड्यूल में मौजूद हैं कि जिनके ऊपर सेल्स टैक्स मेथड के थ्रू हम ड्यूटी चार्ज कर रहे होंगे, तो सेक्शन 7 उससे डील करता है। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इन केस ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, यानी वो गुड्स जो कि सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं, और सच सर्विसेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, यानी कि वो सर्विसेज जो कि बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट बता दे, दैट ड्यूटी शैल बी पेएबल इन सेल्स टैक्स मोड, ठीक है। अब इसमें सब सेक्शन 1 इसका कहता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग सच गुड्स और प्रोवाइडिंग और सर्विसेज सच such services shall be entitled or deduct input tax paid during the tax period from the amount of duty of excise due from him on such goods or services in respect of the tax period। बेसिकली कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करता है कि मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है कौन सी गुड्स जो कि सेकंड शेड्यूल में मौजूद हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, शेल बी एंटाइटल, तो उसके पास ये एंटाइटलमेंट है कि वो उस इनपुट टैक्स को डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स ऑन सच गुड्स। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी आता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज पेड और पेबल बाय हिम ऑन सच गुड्स और सर्विसेज एज आर एक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। यानी अगर वो अक्वायर भी कर रहे हैं उन गुड्स को, फर्स्ट के अंदर तो क्या था कि प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेकंड पॉइंट के अंदर है पार्ट बी के अंदर है अक्वायर कर रहा है, तो अगर वो अक्वायर भी कर रहा है वो गुड्स और सर्विसेज जो कि सेकंड शेड्यूल में मौजूद हैं या कि हमारा जो बोर्ड है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बता सकता है, उन गुड्स को अगर अक्वायर भी कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये एंटाइटलमेंट मौजूद है उसके पास कि वो इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकता है। पार्ट सी कहते हैं रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स, यहाँ पे देखें सप्लाई कर रहा है, फर्स्ट में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहा था, सेकंड में एक्वायर कर रहा था, पार्ट सी में सप्लाई कर रहा है सच गुड्स और प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज शेल बी एंटाइटल्ड। अगेन उसके पास ये एंटाइटलमेंट मौजूद है कि उसने जो इनपुट टैक्स पे किया है उन पर्टिकुलर गुड्स के या सर्विसेज के अगेंस्ट उसको वो डिडक्ट कर सकता है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एक्साइज फ्रॉम हिम ऑन सच गुड्स, यानी जो आउटपुट उसकी बन रही है उसके अंदर से वो डिडक्ट कर सकता है। इसका लास्ट पार्ट है, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ड्यूटी ऑफ एक्साइज पेड और पेएबल ऑन सच गुड्स और सर्विसेज एज आर एक्वायर्ड बाय हिम ड्यूरिंग अ मंथ फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यू फ्रॉम हिम ऑन सच गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज एज आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दैट मंथ, सच सर्विसेज एज आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दैट मंथ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें रजिस्टर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही, इससे पहले जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन से बात स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग, अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सच गुड्स। लेकिन पॉइंट डी में ये कह रहा है कि अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट, यानी यहाँ पे जो एक एक्यूमेन है वो अगर आप यूज़ करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाजमी नहीं है पॉइंट डी के अंदर कि रजिस्टर्ड पर्सन ही हो, कि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आ सकता है क्योंकि रजिस्टर्ड का वर्ड स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ। अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ड्यूटी ऑफ एक्साइज पेड और पेएबल, यानी जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो भी क्लेम कर सकता है, शेल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट ड्यूटी ऑफ एक्साइज पेड और पेएबल ऑन सच गुड्स सर्विसेज एज आर एक्वायर्ड बाय हिम, यानी किसी मंथ में उसने जो गुड्स और सर्विसेज अक्वायर की हैं, कौन सी वाली, जो सेकंड शेड्यूल में हैं, उनके ऊपर जो इनपुट टैक्स वो पे कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, पेड और पेएबल भी है, तो वो अमाउंट
उसको वो एडजस्ट कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है किस अमाउंट से, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यू फ्रॉम हिम ऑन सच गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उन गुड्स के ऊपर जो कि उसने मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की हैं, उन गुड्स के ऊपर जो आउटपुट टैक्स बनेगा उसमें से वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सब सेक्शन 2। The board, with the approval of the federal minister in charge, may, by notification in the official gazette, declare that any of the exemption from the sales tax registration, bookkeeping, and invoicing requirements, returns, offences and penalties, appeals, and recovery of arrears shall, with such modification and alteration as it may consider necessary or desirable to adapt them to the circumstances, be applicable in regard to like matters in respect of duty leviable under this act। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बोर्ड है वो फेडरल मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद से कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो सेल्स टैक्स एक्ट का हो रिलेटिंग टू लेवाई ऑफ एग्जाम्शन, ठीक है, यहाँ पे जो दिए गए नाम दिए गए इनसे रिलेटेड भी अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो कि बोर्ड ये समझता है कि एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो फेडरल मिनिस्टर से अप्रूवल लेने के बाद यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन आती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशंस input tax, output tax and tax period shall have the same meaning as are assigned to them in the Sales Tax Act 1990।